चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। तो हम लोग आज लेके आ रहे हैं भाग 10 एपी चैप्टर 5.3 के भाग 10 को लेकर आ रहे हैं, जिसमें 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न कहता है कि किसी विद्यालय में एक समग्र शिक्षा अभियान के तहत 7 नगद पुरस्कार देना है, जिसके सातों नगद पुरस्कार का कुल मूल्य जो है 700 रुपया रखा गया है। यदि कहता है पहले पुरस्कार का जो मूल्य है और वह पहले पुरस्कार का जो मूल्य है और दूसरे पुरस्कार का जो मूल्य है पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो ज्ञात करना है प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए माना कि प्रथम पुरस्कार का मूल्य प्रथम पुरस्कार का मूल्य ए बराबर x रुपया। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य 20 रुपये कम है, तो इसलिए डी बराबर हमारा क्या हो गया -20, और दिया हुआ SN बराबर 700। कुल योग दिया हुआ SN बराबर 700, प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए SN बराबर फार्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 700। चलिए n का वैल्यू कितना हो गया, तो n की वैल्यू 7 पुरस्कार है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। तो 7/2 इंटू 2a का वैल्यू हो गया x प्लस n का वैल्यू 7 -1 और d का वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो -20 हो गया, -20 हो गया और बराबर क्या है, तो 700। चलिए 2 गुना में है तो उस पर जाएगा तो क्या बनेगा, तो भाग बनेगा। तो 7 इंटू 2 गुना x 2x प्लस 6 इंटू -20 बराबर 700 इंटू 2, क्योंकि ये 2 गुना में है उस पर जाके भाग हो रहा है। चलिए 7 इंटू 2x प्लस माइनस 120 बराबर 700 इंटू 2। अब चलते हैं यहाँ 2x माइनस 120 बराबर 700 इंटू 2, क्योंकि ये भाग में ये गुना में है 7, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस तरह से कटा देंगे तो 100 आ रहा है, तो 2x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 गुना 200 हो गया, और ये -120 है तो उस पर जाके प्लस 120 बन रहा है। इस तरह से 2x बराबर हमारा हो गया 320। तो x बराबर क्या हो गया, 1 से कटाते हैं 2 एकम 2 16 दूनी 32। इस तरह से x बराबर हमारा 160 रुपया हो गया, यानी प्रथम पुरस्कार का मूल्य हो गया 160 रुपया। इस प्रकार हमें ज्ञात करना है सातों पुरस्कार का मूल्य। चलिए सातों पुरस्कार का मूल्य, प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य, प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले पुरस्कार का मूल्य 160 रुपये, जाहिर सी बात है, कह रहा है कि 20 रुपये कम है, प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य 20 रुपये कम है, तो ये 140 हो जाएगा। फिर ये इससे 120 कम 120 हो गया, फिर ये 20 कम तो 100 हो गया, फिर 20 कम तो 80 हो गया, फिर 20 कम 60 हो गया। इस तरह से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पुरस्कार का मूल्य ज्ञात किया। अब ये 7वां पुरस्कार का मूल्य 40 रुपया है। यही हमारा राइट आंसर। इसको जांच कर सकते हैं, जांच करेंगे, अगर सातों पुरस्कार का मूल्य जोड़ करके 700 पूरा है तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर है 4 6 4 10 10 8 18 2 20 4 24 36 के 0 हासिल 3 0 के पहले से 0 हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7। इस तरह से हमारा कुल 7 पूरा रहा है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं 7 नंबर प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न को देख लिए हैं। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 18 नंबर प्रश्न कहता है स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे।
इत्यादि। और स्कूल में से 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक इस स्कूल में पेड़ लगाना है और 12 क्लास तक, 1 से क्लास से लेकर 12 क्लास तक की बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और कहता है प्रत्येक क्लास का बच्चे, जितने क्लास के बच्चे हैं वो उतने पेड़ लगाएंगे। अगर 1 क्लास का बच्चा है 1 पेड़ लगाएंगे, 2 क्लास का बच्चा है 2 पेड़ लगाएंगे और 3 क्लास का बच्चा है 3 पेड़ लगाएंगे। लेकिन एक शर्त है इसमें, क्या प्रत्येक क्लास में 3 अनुभाग हैं, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा एपी बनकर निकलता है, हमारा एपी क्या निकलता है तो उस चीज को देखेंगे। 17 नंबर सवाल कहता है, 17 नंबर सवाल हमारा कहता है एपी जो निकलता है, देखिए पहले क्लास के बच्चे, 1 क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे और यह 3 अनुभाग है तो 3 × 3 हो जाएगा। 2 क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे और इस तरह से 3 अनुभाग है × 3 हो जाएगा। इसी तरह से 3 क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे और 3 अनुभाग है × 3 हो जाएगा। इसे डॉट 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 इस तरह से 12 क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे और प्रत्येक का अनुभाग 3 है। तो इस प्रकार हमारा एपी बनकर निकलता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और डॉट डॉट 12 तिया 36 इस तरह से निकलता है। तो चलिए हमारा पहला पद a बराबर 3 हो रहा है, d बराबर क्या होगा 6 - 3 = 3 हो गया है और अंतिम में an बराबर क्या हो गया 36 हो गया है। n बराबर क्या होगा तो n बराबर 12 होगा, क्योंकि 12 कक्षाएं कर रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या अर्थात योग ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। तो SN बराबर n/2 a + an, a + an, n का मान 12/2, a का वैल्यू 3 प्लस an का वैल्यू 36, 2 से कटा देंगे, 2 छा के 12, 6 × 36 3 39, न छा के गुना करेंगे, न छा के 54 के 4 हासिल 5, 6 × 18 5 23, 234 पेड़ है ना। तो यह लिख सकते हैं कुल पेड़ों की संख्या, कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 234, ये हमारा राइट आंसर है। इस तरह से हम लोग 17 नंबर को देख चुके हैं। अब 18 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 18 नंबर सवाल भी बहुत मज़ेदार सवाल है, लेकिन थोड़ा इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल कहता है कि केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए त्रिज्याएं क्रमशः 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm और 2.0 cm दिया है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो देखिए इस तरह से एक रेखाएं दी गई है, चित्र में दिख रहा है, देख सकते हैं बुक्स में चित्र में दिख रहा है। ये चित्र को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। हमारा ये केंद्र है ए, यहाँ से एक सर्पिल बी इस तरह से बना, बी बिंदु से एक सर्पिल बना है और ये सर्पिल इस तरह से फिर घूम रहा है। तो यहाँ हमारा ये हो गया हमारा L1 और ये हो गया L2 और इस तरह से ये हमारा हो गया L3 और इस तरह से ये L4 हो गया। तो कहता है प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 cm। पहली इसकी जो त्रिज्या है वो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 cm, लेकिन अगर हम बात क्या करें इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारा 1 cm है ना। और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या की बात करें L3 का तो 1.5 cm है और इस त्रिज्या की बात करें तो 2.0 cm है। चलिए अर्धवृत्त की कुल लंबाई जो होता है, ये अर्धवृत्त हम देख रहे हैं, ये अर्धवृत्त की कुल जो लंबाई होता है इसी के ये सर्पिल ये यहाँ तक चला, ये यहाँ तक चला और ये यहाँ तक चला, फिर ये यहाँ तक चला, इसी तरह 13 सर्पिल चलता है। इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए अर्धवृत्त की अगर लंबाई की बात करें, जब भी लंबाई की बात होती है तो वहाँ परिधि निकालना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले अर्धवृत्त की परिधि, पहला अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दिया हुआ है r बराबर 0.5 cm। तो पहला अर्धवृत्त की परिधि, हम सब जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है तो 2 पाई r होता है।
अर्धविरीत है तो इसको आधा कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, काट देंगे तो सीधे क्या निकल गया हमारा पाई आर। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 0.5। इस तरह से इसको गुना कर लेंगे, 22 पंचे 110 होता है, एक अंक का बाद पॉइंट, तो इस तरह से हमारा 11/7 सीएम इसकी लंबाई निकल जाता है। तो पहले अर्धविरीत की परिधि। दूसरा अर्धविरीत की परिधि, दूसरे अर्धविरीत की परिधि। बस यहाँ फॉर्मूला निकाल चुके, डायरेक्ट पाई आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ आर बराबर 1 सीएम है और यहाँ आर बराबर हमारा 0.5 सीएम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 1 गुना करेंगे तो 22/7 सेंटीमीटर निकल जाता है। ऐसे निकालने के लिए तो बहुत 4 दिए हुए, लेकिन चारों निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है। बस यहाँ हमारा एपी बनकर तैयार हो जाता है। तो हमारा एपी बनता है क्या, पहला 11/7, दूसरा 22/7 और डॉट 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 इस तरह से चलता जा रहा है। तो चलिए ए बराबर हमारा 11/7 हो रहा है और डी बराबर क्या होगा, तो A2 - A1, A2 का मान 22/7 अब माइनस A1 का मान 11/7, दोनों को अगर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। ये पी हमारा क्या बन रहा है, डी हमारा बन रहा है 11/7 सीएम और ए बन रहा है हमारा, ये भी बन रहा है 11/7 सीएम। और कुल इस तरह से क्या कहा, 13 सर्पिल है तो n बराबर 13 निकाला गया। तो सर्पिल की कुल लंबाई जो होगा वो क्या होगा, सभी सर्पिलों का योग होगा, सभी सर्पिलों का योग होगा, अर्थात SN बराबर निकालना है, अर्थात SN बराबर निकालना है। चलिए SN बराबर निकालते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। n का वैल्यू है 13/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है 11/7 प्लस n का वैल्यू 13 - 1 और d का हमारा वैल्यू भी क्या निकला है 11/7 निकला है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्पिल की लंबाई निकाल लेंगे। तो योग निकालेंगे तो पूरे सर्पिल की लंबाई निकल जाएगी। चलिए क्रिया करते जाते हैं। 13/2 इंटू 2 गुना 11 के 22/7 प्लस यहाँ अगर घट देते हैं 12 इंटू 11/7 हो रहा है। तो 13/2 इंटू 22/7 प्लस 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 होता है, 132/7। यहाँ भिन्न का जोड़ बन रहा है 13/2 करेंगे 7 और 7 का एलसीएम 7, 7 कम 7 तो 22 से कम 22 प्लस फिर 7 कम 7 तो 132 से कम 132। 13/2 इंटू अगर इसको जोड़ देंगे 2 2 4 3 2 5 154/7 हो रहा है। इस तरह से इसको अगर हम कटाते हैं 7 कम 7 7 दूनी 14 फिर 7 दूनी 14 फिर 2 से कटाते हैं तो 11। इस तरह से हमारा निकलता है 13 इंटू 11। अब 11 से गुना कर देते हैं, 11 33 हासिल 3, 11 कम 11 3 14, 11 3 14, यह 143 हमारा प्रश्न सेंटीमीटर में था तो इसकी लंबाई हो गया 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग इस तरह से 18 नंबर भी पार कर चुके हैं। अब हम लोग 19 नंबर को देखेंगे। 19 नंबर क्या कहता है, कहता है कि लट्ठे रखे गए हैं, लट्ठे 200 कुल लट्ठे रखे गए हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, इस प्रकार कुल 200 लट्ठे रखे गए हैं। और यहाँ चित्र में भी दिया हुआ है, चित्र को देख सकते हैं। तो चित्र में दिया है, कहता है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए, यानी कहने का मतलब है कि सबसे अंतिम जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं, यह ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 19 नंबर हमारा सवाल। 19 नंबर सवाल कहता है, 19 नंबर सवाल कहता है कि एपी हमारा होता है, एपी हमारा क्या होगा, तो कहता है प्रथम पर 20 लट्ठे रखे गए, दूसरे पंक्ति में 19 लट्ठे रखे गए और तीसरे पंक्ति में 18 लट्ठे रखे गए, डॉट 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 इसी तरह से लट्ठे रखे गए। और कुल जो है इस प्रकार क्या गया है, हमें निकालना है कि कुल इस तरह से 200 लट्ठे रखे गए हैं। कितने लट्ठे रखे गए, 200 लट्ठे रखे गए हैं। तो हमें n की संख्या निकालना है, किसकी संख्या निकालना है,
n की संख्या और अंतिम संख्या निकालना है, यानी an अंतिम संख्या निकालना है कि अंतिम में लास्ट अंतिम में कितने लट्ठे रखे गए, इनकी संख्या निकालना है, इनकी संख्या निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। a बराबर हमारा 20, d बराबर हमारा 19 माइनस 20 माइनस 1 और हमारा दिया हुआ Sn बराबर 200। अंतिम पद निकालना है, हमें क्या निकालना है, अंतिम पद निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारा हो गया 200। n का वैल्यू पता नहीं है, n/2 हो गया, 2a का वैल्यू हो गया 20 प्लस फिर n का वैल्यू पता नहीं है, n माइनस 1, d का वैल्यू हो गया हमारा -1 बराबर 200। अब ये 2 गुना में उस पर जाके क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा। 2 गुना 20 करेंगे तो 40 प्लस n से गुना करेंगे -1 गुना n तो -1 और फिर माइनस माइनस +1। अब ये 200 इंटू 2 हो गया, क्योंकि ये भाग में था, उस पर जाके गुना हो गया। जरा n इंटू 40 प्लस माइनस माइनस अब प्लस 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 बराबर 400। इस तरह से हमारा जो निकलता है n इंटू माइनस n 40 प्लस 1 41 बराबर 400। अब इसको हम गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस n गुना n स्क्वायर प्लस 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 40 गुना n 40n अब बराबर 400 हो रहा है। तो माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, ये प्लस 400 इस पर लाएंगे तो माइनस 400 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। द्विघात समीकरण का एक रूल होता है कि जब भी किसी द्विघात समीकरण के शुरुआत में अगर माइनस चिन्ह आ जाता है तो उसे कॉमन ले लिया जाता है। तो चलिए माइनस से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा बच गया n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 41n फिर माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 0। इस तरह से हमारा जो समीकरण निकलता है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। चलिए इसको हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है मान लेते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। इसका रूल क्या है, तो इसका रूल हम पहले भी बता चुके हैं। रूल है a इंटू सी बराबर प्लस माइनस b, यानी a और c के मान को गुना करने पर जो भी मान आए उसको इस प्रकार तोड़ना है या कि जोड़ने या घटाने पर हमें 31 माइनस 41 प्राप्त होना चाहिए। b का वैल्यू पता होना चाहिए। ये माइनस प्लस का मतलब 2 अर्थ होता है, या तो जोड़ने से या घटाने से, और b का जो वैल्यू होगा वो या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा, ये दोनों अर्थ होता है। चलिए शुरू करते हैं। a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू हमारा 400, इस तरह गुना करते हैं तो 400 हो गया और b का वैल्यू हमारा -41 है, हमें -41 लाना है। चलिए काटते तोड़ते हैं इसको, 2 से करते हैं 800, 2 से करते हैं तो 200, फिर 2 से करते हैं 100, फिर 2 से करते हैं 50, 2 से करते हैं 25। तो इस तरह से हम देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यही हो रहा है 25 और 16 हमारा क्या हो रहा है, तो 25 16 41 हो रहा है, लेकिन हमें लाना है क्या, -41 लाना है। तो इसलिए हम यहाँ करेंगे -25 -16 बराबर -41। इसको इस प्रकार तोड़ेंगे। चलिए हम लोग यहाँ तोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं क्या करेंगे, n स्क्वायर -25n और -16n फिर प्लस 400 बराबर 0। चलिए n से कॉमन लेते हैं तो n -25 -16 से कॉमन लेते हैं तो n बच जाता है, माइनस प्लस माइनस 16 गुना 25 बराबर 400 होता है बराबर 0। तो हमारा निकलता है n -25, फिर क्या होता है, ये दोनों के बदले एक बार लिखा जाता है, फिर n -16 बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया, इफ़ यहाँ मान कर चलेंगे इफ़ n -25 = 0 तो n = 25। और फिर यहाँ लिखेंगे इफ़ n -16 = 0 तो n = 16। इस तरह से हमें क्या कह रहा है कि दिख रहा है कि कुल कह रहा है कि ये 25 पंक्ति है और यहाँ कह रहा है 16 पंक्ति है। तो हमें देखना है कि दोनों प्लस में है। अगर कोई पंक्ति होगा तो एक निश्चित या तो 25 होगा या तो 16 होगा, कोई निश्चित। लेकिन यहाँ दोनों में प्लस में निकल रहा है, इसको अमान्य हम करार किसी एक को नहीं दे सकते। तो हमें जहाँ निकाल कर देखना होगा कि 25 पद है तो इसका मतलब हमको जानना होगा कि A25 की वैल्यू क्या है।
A25 की वैल्यू क्या है, और अगर 16 पद है तो देखना है ये 16 की वैल्यू क्या है। चलिए A25 का वैल्यू निकालते हैं। A प्लस 24D, A का वैल्यू हमारा है 20 प्लस 24 इंटू -1, तो इसे 20 है प्लस माइनस माइनस, इस तरह से -4। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है किसी पंक्ति में जो है अंतिम में जो है -4 वस्तुएं रखी होगी, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि अमान्य, ये अमान्य। अब चलिए n बराबर हम 16 मानकर चलते हैं, n बराबर 16 मानकर चलते हैं, तो इस तरह से 16वां पद निकालना है। तो a प्लस 15D, a प्लस 15D, a का वैल्यू हमारा कितना है, तो a का वैल्यू हमारा है 20 है प्लस 15 इंटू -1, इस तरह से करते हैं तो 20 है प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हमारा क्या निकलता है, 5 निकलता है। तो ये 5 लट्ठे रखे जा सकते हैं, यह एकदम बिल्कुल राइट कह रहा है, तो इसीलिए यह मान्य होगा और ये आपका राइट आंसर होगा। इसलिए कह सकते हैं कि अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रखे हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये सवाल हम लोग पूरा कर चुके हैं, तो अब देखना है लास्ट सवाल है हमारा एपी चैप्टर के लास्ट सवाल 20 नंबर सवाल, और इसी के साथ हमारा एपी चैप्टर पूरा फाइनल हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं, और 20 नंबर सवाल भी बहुत मज़ेदार सवाल है। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है आगे भी वीडियो बनाने का, और लाइव क्लासेस भी चलाने का हौसला देता है। चलिए हमारा 20 नंबर सवाल है, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है और अच्छे सवाल है, और अंतिम सवाल है एपी का। 20 नंबर सवाल में कहता है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है, जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर है, अन्य आलू को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस तरह से इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चलिए आकृति को देखते हैं। ये आकृति है। इस आकृति में क्या है कि यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है, ये एक बाल्टी रखी हुई है, जैसा आकृति में दिख रहा है। बाल्टी रखी हुई है जिसमें इसमें कुछ आलू है। कहता है यहाँ से जो है एक व्यक्ति क्या होता है, इस जगह से, इस स्थान से क्या है कि वो दौड़ना शुरू करता है। एक व्यक्ति यहाँ से दौड़ना इस स्थान से शुरू करता है, और यहाँ पहले 5 मीटर की दूरी पर, पहले 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की दूरी पर यहाँ एक आलू रखा हुआ है। वो व्यक्ति दौड़ता है और इसको आलू को उठाता है और यहाँ लाके रखता है। फिर आगे देखिए कि उसके बाद यहाँ देखिए फिर एक आलू रखा हुआ है जिसकी दूरी 3 मीटर है, जिसकी दूरी 3 मीटर है। फिर वो व्यक्ति दोबारा दौड़ता है और यहाँ आता है, आलू को उठाता है, फिर यहाँ लाके रखता है। इसी तरह फिर आगे देखते हैं, यहाँ एक आलू रखा हुआ है, इसकी भी दूरी 3 मीटर है, और फिर वो व्यक्ति वो दौड़ कर जाता है और उठाता है और फिर वापस यहाँ बाल्टी में रखता है। तो यह प्रक्रिया 10 आलुओं तक चलती रहती है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। प्रतियोगी को जो भाग लिया इस दौड़ में उसे कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। चलिए हम लोग, हमारा एपी क्या बनेगा, तो हमारा एपी बनेगा, देखते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू किया और पहला आलू प्राप्त किया और फिर पुनः वापस आया, मतलब एक ही क्रिया को वो 2 बार करता है। पहले 5 मीटर दौड़ा, वहाँ से आलू उठाया, फिर वापस आया, तो इस तरह 5 × 2 हो गया। फिर दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, फिर वो यहाँ से दौड़ता है, पहले 5 मीटर फिर 3 मीटर, तो हमारा क्या होता है, पहला 5 मीटर और फिर 3 मीटर दौड़ करके 2 बार दौड़ता है, × 2 हो जाएगा। इसी तरह तीसरी प्रक्रिया में हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ से यहाँ दौड़ता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले 5 मीटर फिर 3 मीटर फिर 3 मीटर को दौड़ता है, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराता है, 2 बार दोहराता है। तो हमारा इस तरह से एपी क्या निकलता है, तो 5 दूनी 10, 5 3 8, 8 दूनी 16, और 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22, डॉट डॉट डॉट, यही हमारा एपी निकलता है। तो देखना है कि प्रतिभागियों द्वारा कितनी दूरी तय की गई, कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, प्रतियोगी कितना दूरी तय करता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। a बराबर 10, d बराबर हमारा क्या है, a2 - a1,
तो 16 माइनस 10 बराबर 6 और हमारा n बराबर क्या है, तो n बराबर 10 होगा क्योंकि 10 आलू को दौड़ने की प्रतियोगिता हो रही है, 10 आलू को दौड़कर उठाने की प्रतियोगिता हो रही है। इस तरह से n बराबर जो हमारा होगा वो 10 हो जाएगा। वो 10 आलू को उठाकर बाल्टी में रखता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुल दूरी निकालनी है, तो इसके लिए हमें योग करना पड़ता है। तो चलिए SN बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का वैल्यू 10/2, 2 इंटू a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू 10 -1 और d का वैल्यू हमारा 6 है। 2 से कटा देते हैं, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20 प्लस यहाँ हमारा 9 इंटू 6 हो रहा है, 5 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस 9 के 54, तो 5 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 74। इसी तरह से हम गुना कर देंगे, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 से 35 2 37, 370 हमारा क्या निकल रहा है, तो 370 प्रत्येक मीटर की बात है, तो 370 मीटर, तो अर्थात प्रतिभागी द्वारा दौड़ी गई दूरी बराबर 370 मीटर, यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा एपी का यह अंतिम सवाल था। एपी चैप्टर अब 5.3 तक हम पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज और सवाल को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।